हाय गाइस, दिस इज़ रुपेश सिंह फ्रॉम SBS चिल्ड्रन एकेडमी। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल AR कॉमर्स क्लासेस पे। गाइस, आज का हमारा लेक्चर जिस टॉपिक पे बेस्ड है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन एक तरीके से हमारे बेस का काम करता है। ये हमें रिलेट करता है कि कैसे हम अकाउंटिंग सीख सकते हैं। दैट मीन्स रूल्स और प्रिंसिपल्स जो अकाउंटिंग के लिए बनाए गए हैं वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे उन्हें अडॉप्ट किया जाएगा और उनके ऊपर बेस्ड होके कैसे हमें जनरल एंट्रीज़ और अदर्स लेजर पोस्टिंग से लेके फाइनल अकाउंट तक वो सारे टास्क कैसे कंप्लीट करना है। इसके लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज़ द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोग ये देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशंस में हम लोग कैसे चीज़ों को पुटअप करते हैं और कैसे उसे हम लोग सॉल्व करते हैं, और इसके बाद हम लोग वन बाय वन आगे की सारी चीज़ों को कंप्लीट करते जाएंगे। गाइस, अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज ए बिगनर ऑफ द क्लास 11th स्टूडेंट एंड ऑल्सो फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट। कॉमर्स स्ट्रीम में आप जब भी अकाउंटिंग करेंगे, या तो वो क्लास 12th हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, यहाँ तक कि प्रोफेशनल डिग्रीज़ तक, CA, CMA, CS तक आप किसी भी लेवल पे अकाउंटिंग में चले जाइए, लेकिन हर जगह जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, वही अप्लीकेबल होगा और उसी के ऊपर बेस्ड आपको अकाउंटिंग होती है। सो दैट मीन्स कि अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो फ्यूचर में आपको अकाउंटिंग में कभी भी कोई भी डाउट या प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसलिए बने रहिए इस वीडियो लेक्चर के साथ और ध्यान से हर एक चीज़ को अंत तक देखिए। ये मेरा वादा है कि आज के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको कभी भी कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस करना नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर जो कि बेस्ड है अकाउंटिंग इक्वेशन पे। ओके, सो गाइज, आवर टॉपिक इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस टॉपिक में दो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज़ द अकाउंटिंग एंड द सेकेंड वर्ड इज़ द इक्वेशन। तो पहले हम कोशिश करते हैं ये समझने की कि जो वर्ड अकाउंटिंग है उसका क्या मीनिंग होता है, एंड देन इक्वेशन जो वर्ड है उसका क्या मीनिंग होता है, और इन दोनों को जब हम एक साथ इंक्लूड करके अपना टॉपिक क्रिएट कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, तो उसका क्या मतलब होता है, और फिर हम उसके आगे देखेंगे कि कैसे एक अकाउंटिंग इक्वेशन में किसी भी चीज़ को सेट किया जाता है। आइए, तो फर्स्ट वन इज हियर, दैट इज द अकाउंटिंग। इन द वेरी फर्स्ट वीडियो लेक्चर वी हैव टू कंप्लीटेड हियर द definition of the accounting, and also we have to explain the meaning of the accounting. So accounting is the process. accounting एक अपने आप में प्रोसेस है। प्रोसेस मीन्स ए सीरीज ऑफ एक्शन, जिसमें हम लोग एक सिंगल स्टेप नहीं, एक पूरा सीरीज कंप्लीट करते हैं एक्शंस का। सो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। ये हर एक कीवर्ड्स आपको ध्यान देना होगा, तभी आप इसे समझ पाएंगे। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, याद कीजिए जब हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन किया था डिफिनेशन का। सो एट दैट टाइम वी हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन इज़ फाइनेंशियल इन नेचर और नॉट। सो दैट मीन्स इज रिटन हियर, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मीन्स ट्रांजैक्शन जो है बिजनेस से रिलेटेड वो फाइनेंशियल नेचर का है या नॉन फाइनेंशियल नेचर का है, ये चीज़ हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। तो अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पूरा एक सीरीज़ ऑफ एक्शन होगा। तो इस सीरीज़ ऑफ एक्शन में जो सबसे पहला है वो क्या है, आइडेंटिफाई करना। क्या आइडेंटिफाई करना, कि वो ट्रांजेक्शन, आई होप सो कि आपको मालूम होगा इन सारे कीवर्ड्स का मतलब। ट्रांजेक्शन मीन्स अ इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर देन टू एंटिटीज़। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाइंग, हम ये आइडेंटिफाइंग करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के अंदर हो रहा है वो फाइनेंशियल नेचर का है या नॉन फाइनेंशियल नेचर का। आफ्टर दैट
measuring in the terms of money। वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड है, जिसे हमने आइडेंटिफाई किया कि फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन है, उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है वो ये होता है कि हम उसे मेज़र करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी। अगर वो मनी के फॉर्म में मेजरेबल है तभी हम लोग उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस से रिलेटेड है फिर भी वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि अकाउंटिंग में हम लोग जो चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं वो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करते हैं, और वो वैल्यूज़ तभी रिकॉर्ड हो सकती है जबकि वो मनी के फॉर्म में मेजरेबल किया जा सके। आफ्टर दैट आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग द मनी in the monetary term, we have to go to recording. This is our third step, where we have to record in the very first book, that is known as the primary, and also you have to know this book with the name of the general. So that means in the general book we have to record. तो जनरल में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 कंडीशंस फुलफिल होना मस्ट है। द फर्स्ट वन, ट्रांजैक्शन, जिस ट्रांजैक्शन को हम लोग इस प्राइमरी बुक मीन्स जनरल में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उसके लिए 3 कंडीशन फुलफिल होना मस्ट है। द फर्स्ट वन इज़ द ट्रांजैक्शन इज़ रिलेटेड टू द बिजनेस। ऐसा नहीं किसी और के बिजनेस के ट्रांजैक्शन को भी हम अपने घर में ले आए और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करके खुश हो जाए कि हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया, ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा इस प्राइमरी बुक में, दैट मीन्स जनरल में, जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो। सो द कंडीशन नंबर 1 इज़ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द बिजनेस। कंडीशन नंबर 2, लुक एट हियर, दैट इज़ आइडेंटिफाइड एज ए फाइनेंशियल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, मीन्स ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1, ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, एंड इट विल बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। और वो ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस से रिलेटेड है और फाइनेंशियल नेचर का है उसे हम मनी के फॉर्म में मेज़र कर सकें। इफ़ दिस 3 कंडीशन विल बी फुलफिल्ड देन द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द प्राइमरी बुक, दैट इज नोन एज जनरल। आफ्टर दैट, according to the nature wise, the transaction will be transferred from general to ledger, that is known as classifying or general ledgering. Then after we have to go into summarizing, analyzing, interpreting them and communicate the result. This is our end goal, that means the final output. सारी अकाउंटिंग इसी पे बेस्ड है कि हम उससे एक यूज़फुल मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें और वो इन्फॉर्मेशन हम कम्युनिकेट कर सकें उन पर्सन से जो कि इसके लिए इंटरेस्टेड हैं या जो भी बिजनेस से रिलेटेड हैं या जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इस डेफिनेशन को हम लोगों ने अपने पहले वीडियो लेक्चर जहाँ पे हमने अकाउंटिंग को डिफ़ाइन किया था वहाँ पे भी किया था, फिर भी आपके रिव्यू के लिए, आपके रिवीजन के लिए हम लोगों ने एक थोड़ा सा रिव्यू देख लिया। तो अकॉर्डिंग टू दैम, अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस, मैं इसलिए प्रोसेस बोल रहा हूँ क्योंकि एक सीरीज़ ऑफ एक्शन है, यहाँ पे एक सिंगल एक्टिविटी की बात नहीं हो रही है, दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ द वर्ड प्रोसेस। सो अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, measuring them in the money term, recording them in primary book means in the general, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating the result to the user. So this is our meaning of the accounting. Come on the next, that is equation. अब आइए देखते हैं कि इक्वेशन का क्या मतलब होता है। एन इक्वेशन इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जैसा कि आप लोग क्लास 10th से पढ़ के आते ही हैं तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि एन इक्वेशन इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट टू थिंग्स आर इक्वल। मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है इक्वेशन जो कि हमें ये बताता है कि दो चीज़ें आपस में क्या है, इक्वल। इट कंसिस्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन, वन ऑन ईच साइड ऑफ एन इक्वल साइन। देखिए
ये बात कर रहे हैं एक इक्वल साइन की, कि अगर किसी एक इक्वल साइन के दोनों साइड में, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, कुछ भी कंसिस्ट करेगा तो उन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इन एन इक्वेशन द लेफ्ट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट साइड। कैसे, आइए मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। लुक एट हियर, suppose that if we have to use this equal sign, equal to sign is here, अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने एक नंबर रख दिया, दिस नंबर इज द 10, तो इस साइड में हम चाहे तो 5 + 5 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में क्या वैल्यू है और राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू है ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि दोनों साइड की वैल्यू जो होगी वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एट द प्लेस ऑफ दिस वी ऑल्सो यूज द 6 + 4, द वैल्यू इज द सेम। आइदर वी हैव टू यूज 8 + 2, the value is the same, or we have to use 12 - 2, the value is the same. This is the meaning of the equation. Means simply we have to know an equation is a mathematical statement that two things are equal. एक साइन है इक्वल का और उस साइन के दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हम कोई भी वैल्यू पुट कर दें, वो काउंटिंग से मतलब नहीं होता है। मीन्स ये है कि इस साइन के दोनों साइड में जो जो वैल्यू होंगी उन वैल्यूज़ का टोटल ऑलवेज इक्वल होना चाहिए या सेम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, an accounting equation is a mathematical expression which shows that the asset and liability of the firm are equal. देखिए यहाँ पे ये दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक असेट्स की और एक लाइबिलिटी की। मीन्स अब हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ की बात कर रहे थे, जो नंबर्स की बात कर रहे थे, अब हम मैथ से बाहर निकल के अकाउंट्स में आ गए और इसी एक्सप्रेशन को, दैट मीन्स इस इक्वेशन को हम लोग अप्लीकेबल कर रहे हैं अपने अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर। तो अकाउंटिंग में अगर इसी इक्वल साइन को हम यूज़ कर लें तो इस इक्वल साइन के एक साइड में हमारे असेट्स को यूज़ करेंगे और उसके ठीक अपोजिट साइड में हमारी लाइबिलिटीज़ होंगी, और हमेशा ये दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम होगी। अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स यही होता है। दैट मीन्स कि जो चीज़ें हमने अभी यहाँ पे इक्वेशन में देखा था कि अगर इक्वल साइन के दोनों साइड में कोई भी वैल्यू हो, कोई भी नंबर हो, चाहे जितने भी नंबर हो, लेकिन दोनों साइड का जो वैल्यू होगा वो सेम होना चाहिए। तो अगर इस इक्वेशन को हम अपने अकाउंटिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं तो रिज़ल्ट क्या आएगा कि इक्वल साइन के एक साइड में असेट्स होगा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में लाइबिलिटीज़ होगी, और इन दोनों की वैल्यूज़ हमेशा इक्वल आएगी। आगे चलते हैं, ये और क्लियर होगा। ठीक है, सो लुक एट हियर, अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ ए टूल। अकाउंटिंग इक्वेशन को हम एक टूल की तरह यूज़ करते हैं विद विच इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कैन बी असर्टेन। इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कैन बी असर्टेन। यहाँ पे हमने जो दो वर्ड यूज़ किए हैं, एक है डेबिट और द सेकेंड वन इज़ द क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट एक साइन है, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शंस, डिवीज़न, ये सारे सिंबल्स या साइंस यूज़ करते हैं इंडिकेट करने के लिए कि हम लोग क्या चीज़ शो करना चाहते हैं। ठीक वैसे ही अकाउंटिंग में हम ये दो साइन यूज़ करते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ या
ट्रांजैक्शंस की वजह से असेट, लायबिलिटी और कैपिटल में होने वाले चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेबिट और क्रेडिट दो साइन हैं जो कि हमारे बिजनेस के अंदर हर ट्रांजैक्शंस के बाद हमारे असेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल में होने वाले चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। डेबिट को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DR और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में CR यूज़ किया जाता है। इससे रिलेटेड डिटेल स्टडी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे वहाँ पे करेंगे। तो दैट मीन्स अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ अ टूल विद विच इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मान लेते हैं कि अगर एक डिक्रीज़ होने का साइन है और दूसरा इंक्रीज़ होने का साइन है, तो ये उस इक्वलिटी को शो करता है कि कोई भी चीज़ जितना डिक्रीज़ होगा सेम उसी अमाउंट में कोई दूसरी चीज़ इंक्रीज़ भी होगी। डेबिट एंड क्रेडिट कैन बी असर्टेंड। नेक्स्ट वन इज़ हियर, अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। देखिए, ये एक इक्वलिटी के स्टेटमेंट है जो कि ये दिखाता है कि कोई भी दो चीज़ इक्वल होंगी बिटवीन डेबिट्स एंड क्रेडिट। लेकिन इस इक्वेशन को हम लोग यूज़ कर रहे हैं अकाउंटिंग में, तो हमारे अकाउंटिंग की चीज़ों को, दैट मीन्स अकाउंटिंग में यूज़ होने वाले टर्म्स, चाहे वो डेबिट्स और क्रेडिट्स हो, चाहे असेट्स और लायबिलिटीज़ हो, उसको इक्वलिटी की बात किया जा रहा है। देन अकाउंटिंग इक्वेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल, लायबिलिटी एंड असेट। अकाउंटिंग इक्वेशन बिजनेस के अंदर जो कैपिटल यूज़ किया गया है, जो इसकी लायबिलिटीज़ हैं और असेट्स है, उनके बीच के रिलेशनशिप को शो करता है। वन साइड ऑफ द इक्वेशन शोज द असेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस। इक्वल साइन का एक साइड मीन्स उसके लेफ्ट हैंड साइड में हम बिजनेस के उन सारे असेट्स को, बिजनेस के सारे असेट्स को शो करते हैं जो कि बिजनेस ने ओन किया है। एंड द अदर साइड डिस्क्राइब्स हाउ द इक्वेशंस of assets have been financed and the claims which exist against the business. Look at here. थोड़ा सा हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। सपोज दैट ये हमारा बिजनेस है, सिर्फ सपोज कीजिए कि अगर ये हमारा बिजनेस है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइजेज हियर कि ये बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है, ये बिजनेस बनता कैसे है, ये आता कहाँ से है। तो इसको क्रिएट करने वाले जो होते हैं दैट इज नोन एज द ओनर। ये ओनर होते हैं या वो पर्सन जो कि इस बिज़नेस को क्रिएट करते हैं, क्रिएटर ऑफ दिस बिजनेस। कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये इंट्रोड्यूस करते हैं अमाउंट। ओनर अमाउंट इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में और इसी अमाउंट से ये बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। ओनर ने जिस अमाउंट को इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस के अंदर, दिस अमाउंट इज नोन एज कैपिटल। Very good. Right answer. The amount introduced by the owner in the business is known as the capital. तो that means कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कैपिटल की नीड्स होगी। कैपिटल मीन्स वो अमाउंट या वो फंड जो कि ओनर इसके अंदर इंट्रोड्यूस करे। अब बिजनेस को रन करने के लिए और क्या चाहिए होगा, सबसे बड़ी चीज़, बिजनेस किसी न किसी एक एक्टिविटी में इंगेज होगा, किसी न किसी चीज़ के अंदर वो वर्क करेगा, तो उसके लिए उसके पास कोई ना कोई एक गुड्स होना चाहिए। गुड्स मीन्स एक कोई कमोडिटी जिसमें वो डील करे, मीन्स जिसका वो प्रोडक्शन करे या जिसको वो प्रोक्योरमेंट करे और फिर आगे रीसेल करे। तो दैट मीन्स ये गुड्स बिजनेस के पास कहाँ से आ पाएगा, उसके फंड चाहिए। वो फंड या अमाउंट बिजनेस के पास कहाँ से आएगा, या तो बिजनेस के अंदर जो उसका ओनर है वो इंट्रोड्यूस करे एज ए कैपिटल, या किसी आउटसाइडर पर्सन से
ये आउटसाइडर पर्सन कोई भी हो सकता है, आउटसाइडर कोई भी हो सकता है, जैसे बैंक हो सकता है, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, या कोई भी बॉडी हो सकती है जो एज ए लोन बिजनेस को अमाउंट या फंड प्रोवाइड करे। क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि अगर किसी आउटसाइडर ने आपके बिजनेस में अपना अमाउंट या अपना फंड इन्वेस्ट किया है तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट चाहिए होगा। अगर उसे कोई बेनिफिट नहीं लेगा तो वो कभी भी अपने अमाउंट को आपके बिजनेस में इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। सो दैट मीन्स ये जो लोन अमाउंट है इसके अगेंस्ट बिजनेस इन्हें जो अमाउंट रिटर्न करेंगे, जो अमाउंट पेड करेंगे, दैट इज़ नोन एज द इंटरेस्ट। और इस बिज़नेस में जो ओनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है और इस कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने के बाद बिज़नेस जिस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा और उससे होने वाला जो इनकम होगा दैट इज़ नोन एज प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट रिटर्न मिल जाएगा किसको? ओनर को। सो दैट मीन्स हम लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे ये देखा कि बिजनेस रन करने के लिए बिजनेस के पास वो कमोडिटी होनी चाहिए जिसमें वो डील करता है। ये कमोडिटी बिजनेस के पास कहाँ से आएगा? तो उसके लिए बिजनेस के पास फंड या अमाउंट होना चाहिए। ये फंड या अमाउंट बिजनेस के पास कहाँ से आएगा? तो इसके दो ही सोर्सेज होते हैं। एक इंटरनल सोर्स, दैट मीन्स जिसका बिजनेस है वो पर्सन एज ए कैपिटल अमाउंट इंट्रोड्यूस करे, या एक्सटर्नल सोर्सेज दैट मीन्स कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और भी बहुत से सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू बिजनेस के अंदर, हमारे फर्म के अंदर पैसा या इस तरीके से फंड आ सके। तो एक और चीज़ यहाँ पे जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो ये है कि मीन्स जब भी हम किसी भी कमोडिटी में डील करते हैं, दैट मीन्स बिजनेस किसी भी कमोडिटी गुड्स या सर्विस में डील करता है, तो इस गुड्स के साथ साथ ही बिजनेस के पास कुछ एसेट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। एसेट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझिए, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है? ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं? वो इन्वॉल्व होते हैं सर्विस प्रोवाइड करने में। कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं? एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आपको ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए स्कूल को एक प्रीमाइसेस की नीड्स होती है, उस प्रीमाइसेस के अंदर एक बिल्डिंग की नीड्स होती है, उस बिल्डिंग के अंदर क्लासरूम्स की नीड्स होती है, उस क्लासरूम के अंदर फर्नीचर्स की नीड्स होती है, और उसके साथ साथ और भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जैसे कि फ़ैन, लाइट, बहुत सारे रिसोर्सेज की नीड्स होती हैं। तो स्कूल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो फर्नीचर्स परचेज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स परचेज़ करते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को परचेज़ करने का रीज़न ये नहीं है कि वो उसमें डील कर रहे हैं और वो उनके लिए कमोडिटी गुड्स है जिसको कि वो आके रीसेल करना चाहते हैं। नहीं, वो उसे अपने इस इंस्टीट्यूट में यूज़ करना चाहते हैं जिससे कि वो बेटर क्वालिटी की सर्विस आपको रेंडर कर सकें, और सर्विस जो रेंडर करते हैं उससे वो इनकम अर्न कर सकें। तो ठीक ऐसे ही हर बिजनेस जिस भी कमोडिटी मीन्स गुड्स में डील कर रहा है उसमें बेटर डीलिंग के लिए उसे कुछ ना कुछ एसेट्स की भी नीड्स होती है। ऐसे तमाम एग्जांपल्स हैं जो कि आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम एक सैलून का एग्जांपल लें तो जब आप वहाँ पे हेयर कटिंग्स के लिए जाते हैं, या गर्ल चाइल्ड्स के लिए पार्लर का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि वो पार्लर जाते होंगे, तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि उस सैलून या पार्लर में उन लोगों ने बहुत से एसेट्स यूज़ किए होते हैं, दैट लाइक जैसे कि एसी होगा, चेयर होगा, सोफ़ा होगा, ये सारी चीज़ें वो रीयूज़ करते हैं अपने बिजनेस में बेटर क्वालिटी की सर्विस रेंडर करने के लिए, न कि इन सब चीज़ों को रीसेल करके प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है। तो दैट मीन्स हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ ये देखा कि जो भी बिजनेस हो उसे बिजनेस को सिस्टमेटिकली रन करने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। एक एसेट्स जिनको यूज़ करके बेटर क्वालिटी की सर्विस रेंडर किया जा सके या बेटर क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड किया जा सके, और दूसरा वो कमोडिटी
मीन्स वो आइटम जिसमें वो डील कर रहा है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, प्लस इस असेट और इस गुड्स को अरेंज करने के लिए बिजनेस के पास फंड होना चाहिए। फंड मीन्स अमाउंट होना चाहिए, और ये अमाउंट बिजनेस के पास कहाँ से आ सकता है, तो उसके दो ही रिसोर्सेज होते हैं, एक इंटरनल रिसोर्स और एक एक्सटर्नल रिसोर्स। इंटरनल रिसोर्स मीन्स उस बिजनेस का ओनर अगर अमाउंट इंट्रोड्यूस करता है, दैट अमाउंट इज इंडिकेट विद द वर्ड कैपिटल, और दिस इज केम इन द कैटेगरी ऑफ द इंटरनल रिसोर्सेज। ओनर के अलावा अगर कोई भी दूसरा पार्टी बिजनेस में अपने अमाउंट को इंट्रोड्यूस करता है बेनिफिट के लिए, दैट इज़ नोन एज द आउटसाइडर या द एक्सटर्नल रिसोर्स फॉर द बिजनेस। सो दैट मीन्स कि अगर इन सारे चीज़ों को हम लोग एक सिंपल डायग्राम में देखा जाए, तो दैट मीन्स कि बिजनेस में असेट्स जो होता है वो ऑलवेज इक्वल होगा। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ आ गया, इक्वल टू साइन। इस साइन के अगर एक साइड में हम अपने इन असेट्स को रख दें जिसमें बिजनेस डील कर रही है, तो इन असेट्स को खरीदने के लिए या इन असेट्स को अरेंज करने के लिए बिजनेस के पास फंड होना चाहिए, मीन्स अमाउंट होना चाहिए, और ये फंड या ये अमाउंट बिजनेस के पास एज ए कैपिटल और एज ए आउटसाइडर्स, मीन्स इंटरनल या आउटसाइडर्स, इन दो लोगों के थ्रू ही आ सकता है। तो ये दोनों लोग जो भी अमाउंट बिजनेस को इन्वेस्ट करते हैं, वो ये मान के करते हैं कि फ्यूचर में बिजनेस उनको ये अमाउंट रिटर्न कर देगा। तो दैट मीन्स ये अमाउंट जो आज बिजनेस के पास है, ओनर का या आउटसाइडर्स का, वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी ट्रीट होती है। लाइबिलिटी, सो दैट मीन्स असेट इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हमारी दो टाइप्स की होती हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो इसलिए हम लोग इंटरनल लाइबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ कैपिटल। कैपिटल वर्ड लाइबिलिटी ही है, लेकिन ये ओनर्स के लाइबिलिटी को इंडिकेट करता है। तो इंटरनल लाइबिलिटी को सेपरेटली इंडिकेट करने के लिए हम लोगों ने वर्ड यूज़ किया कैपिटल, और उसके बाद आउटसाइडर्स जिन्हों को हम एक्सटर्नल बोलते हैं, उनके लाइबिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपली वर्ड यूज़ कर लेते हैं लाइबिलिटी। सो दैट मीन्स बोथ आर द लाइबिलिटी। लेकिन ज़्यादा क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए कि इंटरनल लाइबिलिटी कितनी है और एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितनी है, इस लाइबिलिटी को हम लोग यहाँ पे दो पार्ट में लिख लेते हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। चलते हैं फिर से नोट्स की तरफ, थोड़ी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी, फिर आगे आएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल, लाइबिलिटीज़ एंड असेट्स। वही चीज़ हम लोगों ने अभी देखा कि कैपिटल और लाइबिलिटी, कैपिटल किसको इंडिकेट कर रहा है, हमारे इंटरनल मीन्स जो कि ओनर ने इंट्रोड्यूस किया अमाउंट उसको, उस लाइबिलिटी को, और ये लाइबिलिटीज़ किसको इंडिकेट करता है, अदर देन ओनर। ओनर के अलावा अगर किसी और ने कोई अमाउंट इंट्रोड्यूस किया है या उसके लिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबल है, दैट एंड असेट। वन साइड ऑफ द इक्वेशन shows the assets owned by the business। बिजनेस कोई भी असेट्स कब खरीद सकता है, जब उसके लिए उसके पास फंड अवेलेबल हो। सो दैट मीन्स कि assets owned by the business is shown in the one side of the equation and the other side describes how the acquisition of assets has been financed। ये जो भी assets बिजनेस ने ओन किया है, परचेज किया है, इसे परचेस करने के लिए फाइनेंस कहाँ से आया, अमाउंट कहाँ से आया, उसके सोर्सेज कौन हैं, इंटरनली ओनर्स ने जो अमाउंट दिया था एज ए कैपिटल वो है, या एक्सटर्नली किसी और ने जो दिया था वो, एंड द क्लेम विच एग्जिस्ट अगेंस्ट द बिजनेस। सो आई होप सो you have to understand the meaning of the three terms, that is the accounting equation and accounting equation. So now come on the next one,
अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ ऑल्सो नोन एज बैलेंस्ड इक्वेशन। ये सिर्फ आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है। कभी कभी अकाउंटिंग इक्वेशन की जगह वर्ड यूज़ किया जाता है बैलेंस्ड इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को ही हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने प्रूव किया था कि एक इक्वल टू साइन के दोनों साइड में हम कोई भी वैल्यू रखें, उन दोनों का जो रिज़ल्ट होगा वो कॉमन होगा, दोनों ही क्या होंगे, बिल्कुल सेम वैल्यू के होंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलो। अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन को हम एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं कैसे? इन 3 टाइप से। आइए देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, जिससे कि आपको क्लियरली मेंशन करने में इजी हो जाएगा। असेट इज इक्वल टू, देखिए ये हमारा साइन आ गया, तो दैट मीन्स कि अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक वैल्यू पुट किया है असेट, तो इसके राइट हैंड साइड में हमारी जो दूसरी चीज़ होंगी वो क्या होंगी? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो आइए इसमें हम लोग कोई भी वैल्यू पुट करके चेक करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। सपोज दैट द वैल्यू ऑफ असेट इज इक्वल टू 10,000। वैल्यू जो है असेट की वो किसके इक्वल है? ₹10,000। एंड इफ यू हैव टू यूज द इक्वल साइन हियर, एंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो गिवन, दैट इज ₹6,000। अब आप मुझे बताइए, क्या असेट इक्वल टू कैपिटल है? नहीं है। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा इक्वेशन हमें ये बताता है कि इस साइन के दोनों साइड जो भी वैल्यू होगी वो ऑलवेज सेम होनी चाहिए, उन दोनों का इक्वलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 10,000 और राइट हैंड साइड में 6,000, ये दोनों ना कॉमन है ना दोनों में इक्वलिटी है। सो दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे एक और वैल्यू यूज़ करेंगे, दैट इज़ ₹4,000 फॉर एक्सटर्नल लायबिलिटी। और अब देखिए इस इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में हमारा असेट्स जो है वो टोटल 10,000 है, और इस 10,000